बदलते भारत की शान। नमस्कार। इस समय जब होती है हमारी और आपकी मुलाकात तो आप जानते ही हैं, बात होती है उम्मीद की, बात होती है उत्साह की, बात होती है उत्साह के उत्कर्ष की और बात होती है सफलता के सोपान की। लेकिन उस सब से बढ़कर बात होती है आपकी, क्योंकि हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं और सच के साथ रहते हैं और आपकी बात कहते हैं। डीडी किसान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो आज के अपने इस विशेष अंक में हम बात करेंगे पिछले कुछ सालों की उन तमाम योजनाओं की जिन्होंने किसानों की तकदीर, तस्वीर, नियति सब कुछ बदलने का दावा किया। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, किसान कितने लाभान्वित हुए हैं और किसानों के मन मस्तिष्क में इन तमाम योजनाओं को लेकर क्या चल रहा है, आज डिटेल में माइन्यूटली हर बात की पड़ताल होगी और बात होगी किसानों के उत्थान की, विकास की। और पिछली सालों में की गई योजनाओं की क्रियान्वयन पे तो चर्चा होगी ही, साथ ही अगली कुछ सालों में किस तरह का अनुमानों के आईने में ही सही हम एक तस्वीर उकेर सकते हैं किसानों के लिहाज से, यह भी जानने की कोशिश होगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा किसानों के लिए, क्या कुछ है उनके पिटारे में, आपको सुनवाते हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए 4 सबसे बड़ी प्राथमिकता है: गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति। ये चारों सशक्त हो गए तो हर समाज, हर वर्ग, देश का हर परिवार सशक्त हो जाएगा। साथियों, आज यहां यवतमाल में इन्हीं गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति, इन चारों को सशक्त करने वाला काम हुआ है। आज यहां महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिल रही हैं, गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, गांव की मेरी बहनों को आर्थिक मदद मिल रही है और नौजवानों का भविष्य बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के जिस सर्वांगीण विकास का सपना देखा, उस सपने को पूरा काम करने का काम किया पिछले कई सालों से आ रही तमाम योजनाओं ने। और एक नहीं, दो नहीं, ऐसी बहुतायत योजनाएं हैं जिन्होंने किसानों की स्थिति को बदला है। आज उन्हीं तमाम योजनाओं का जिक्र हम डिटेल के साथ करेंगे। एक एक्सपर्ट पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा जो सारी योजनाओं को विस्तार से आपको समझाएगा और यह भी समझाएगा कि आने वाले समय में इन योजनाओं के जरिए हम किसानों को और निखरते हुए कैसे देख सकते हैं, उनके जीवन में जो सुखदायी रंग हैं वो कितने चटक और कितने प्रगाढ़ होंगे। तो ये सारी बातें होंगी। लेकिन आप जानते ही हैं हमारे शो की रवायत है कि शो की शुरुआत करें उससे पहले एक डिटेल में रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर किसानों की तस्वीर, तकदीर और नियति इन योजनाओं ने जो सरकार के जरिए चलाई गई हैं कैसे बदली है। दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री ने 29 फरवरी को किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी की। इस दौरान 11 करोड़ से भी अधिक किसानों के खाते में सीधे 21,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई। ये योजना 2018 से लागू है। तब से लेकर अब तक कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि किसानों को दी जा चुकी है। दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों के दौरान 80 लाख और किसान इस योजना से जुड़े हैं।
वहीं कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कर्नाटक को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी किश्त जारी की। तीसरी किश्त के तहत 235 करोड़ रुपए से अधिक की रकम दी गई। इस तरह अब तक कर्नाटक को 526.75 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इस बार भारत रत्न पुरस्कारों में भी कृषि क्षेत्र को याद रखा गया। देश में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले प्रोफेसर MS स्वामीनाथन और किसानों के मसीहा कहलाए जाने वाले भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए 1500 किसानों को भी दिल्ली आमंत्रित किया गया। अधिकतर ऐसे किसान थे जिन्हें किसी न किसी सरकारी योजना का लाभ मिला था। बीते फरवरी के दौरान सरकार की ओर से कृषि रक्षक हेल्पलाइन और पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इन्हें फसल बीमा योजना में किसानों की मदद के लिए बनाया गया है। 14447 डायल करके आप दावे के भुगतान सहित दूसरी समस्याओं का निदान जान सकते हैं। इसके अलावा सरकार कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को भी प्रोत्साहित कर रही है। PM किसान निधि पर सवाल पूछने के लिए किसान ई-मित्र तैयार किया गया है। जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से बचने के लिए राष्ट्रीय नाशीजीव निगरानी तंत्र तैयार किया गया है और फसलों की सेहत पर नजर रखने के लिए AI आधारित तंत्र बनाया गया है। हर साल की तरह इस साल भी 22 फसलों की MSP में बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल तिल की MSP में 805, मूंग में 803, नारियल में 750, लंबे रेशे वाली कपास में 640 और मूंगफली की MSP में 527 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो हम यूं ही नहीं कहते कि हम सच के साथ हैं। जो कहते हैं वो दिखाते हैं, ग्राफिक्स समझाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और माइन्यूटली डिस्कशन भी करते हैं। और आप जानते ही हैं मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। परिचय में एक एक करके कराता हूं। मेरे साथ मनोज कुमार गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं किसान सम्मान निधि के। सर बहुत स्वागत आपका। सुरेश मनचंदा साहब भी चर्चा का हिस्सा हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। सुरेश जी वेलकम टू आवर शो। देवेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शुक्ला साहब स्वागत आपका। और स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर देवराम बाजिया साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो जब बात हमने सरकार की पॉलिसीज की थी तो फिर शुरुआत आपसे की जाए सर। तो मनोज जी, असल में किसान सम्मान निधि की हम बात करते हैं। सर पिछले कुछ सालों की बात करें तो किसान सम्मान निधि योजना ने असल में किस तरह से तस्वीर तकदीर बदली है किसानों की और सम्मान में कितनी वृद्धि हुई है सर? धन्यवाद, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। PM किसान सम्मान निधि, क्योंकि हमारे किसानों के लिए डायरेक्ट उनको बेनिफिट इसमें मिलता है। इस स्कीम का जो शुभारंभ हुआ था वो 2018 से हुआ था, लेकिन उसका पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फरवरी 2019 में दिया गया था जी। और जब से फरवरी 2019 से आज तक हम लगभग 11 करोड़ से अधिक किसान इसमें लाभान्वित हो चुके हैं। और भारत सरकार के द्वारा लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक के रुपए उनको सीधे उनके बैंक खातों में दिया गया है। तो आपने बताया कि ये पैसा जो है, ये जो इसमें जो फार्मर्स हैं वो लगभग हमारे 80 से 85% जो किसान हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। और इसमें लगभग 30% जो है महिलाएं इसकी जो बेनिफिशियरी हैं उनको दिया जा रहा है। और इस योजना का जो बेसिक उद्देश्य है कि वो ऐसे किसान परिवारों जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको उनकी खेती की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उनको 2000 रुपये की साल में 6000 रुपये का दिया जाता है 2000 की 3 किस्तों में। तो 3 किस्तें, जो कि हमारे यहाँ 3 सीजन होते हैं, उसी 3 सीजन से लिए कि हर खेती के सीजन से पहले के लिए उनको उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ताकि उनकी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं खेती करने के लिए होती है उनको डिपेंडेंसी किसी के ऊपर ना रहें, वो भारत सरकार उनके अकाउंट में सीधे बैंक खाते में पैसा डाल देती है, ताकि वो अपनी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं उनको पूरी कर सके खेती से संबंधित। अपनी जो उनको आवश्यक बीज लेना है, उनको अपना खाद लेना है, जो भी और अधिक जो भी आवश्यकताएं होती है
उसकी पूरी हो सके, और उनका जो एक जो साहूकारों का एक चंगुल होता था, वो आज इस योजना के तहत जो सक्सेसफुल क्रियान्वयन के बाद ऐसा लगता है कि जो हमारे किसान हैं वो सम्मान राशि जो उनको प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा रही है, उसका सम्मान उनको बढ़ा है और उनका जीवन स्तर जो है वो उसमें काफ़ी बहुत अधिक सुधार हुआ है। उनमें एक सम्मान के साथ एक जो गर्व होता है, एक प्राउड होता है, आज वो उसको महसूस कर रहे हैं। और इन सब का एक है कि पूरे देश का जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहा है। हमारे यहाँ देश में आप खाद्यान्नों के मामले में जानते हैं कि अप्रत्याशित जो वृद्धि हुई है वो इन्हीं सब कारणों के कारण जो है वो हमारा पूरा कृषि क्षेत्र जो है वो लाभान्वित हो रहा है। ठीक है, तो ये कई सारी बातें हैं जो मनोज जी ने समझाई, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। कई और बातें ऐसी हैं जिनको समझना और देखना जरूरी है, और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आज का ये शो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि बताएगा कि किसानों की स्थिति असल में भारत में क्या है और नए भारत की जो बदलती हुई तस्वीर है किसानों के लिहाज से कितनी खूबसूरत होती जा रही है। मेरे साथ सुरेश जी भी है। तो सुरेश जी, बाजार को आप अच्छे से समझते हैं, बाजार की स्थिति को अच्छे से समझते हैं। 2014, 19, अब 24, सर ये बदलते हुए साल उतनी ही रफ्तार से बदले हैं जितना किसानों की हालत भी बदली है, या आपको लगता है कि कई ऐसी चीजें हैं जिनको अभी बदलाव की और जरूरत है? इन सालों में किसानों को आप कहां खड़ा पाते हैं सर? देखिए, अगर जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि 2004 से और 2014 और फिर अब, तो अगर इन 20 सालों का अगर हम कंपैरिजन करें तो आज किसान जो है वो किसान नहीं रहा। अगर हम पूरे देश का भी भ्रमण कर लें, ठीक है, कुछ एक क्षेत्र ऐसे होंगे जो अभी अछूते रह गए होंगे, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, टेक्नोलॉजी ने किसानों का जो माइंड सेटअप है वो भी बदला है, बाजार का दायरा भी बदला है, और साथ ही साथ आपको जान करके हैरानी होगी कि कृषि का जो विकास हुआ है वो अचंभित करने वाला है। और आगे भी तकरीबन जो हमारा नज़रिया कहता है वो ये कहता है कि आने वाले 10 साल कृषि क्षेत्र के 10 साल हैं और इसको बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। आप देखेंगे कि पिछले अगर 10 सालों की अगर मैं बात करूं, जब से स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट हुआ, स्टार्टअप इंडिया के अंदर में पहले टेक्नोलॉजी आई, फिनटेक कंपनीज ने वहां पर अपना प्रभुत्व दिखाया, लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से आपका एग्री स्टार्टअप जो है उसका क्रेज काफी बड़ा है। एग्री स्टार्टअप के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी आपकी विकसित हो रही है, पेस्टिसाइड्स का जो छिड़काव है, एआई की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, बिल्कुल पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है एग्रीकल्चर का वो बदल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर जो देखने को मिल रही है, जो एफपीओ और एफपीसी ने की जो कोशिश है उसके मद्देनजर अगर हम देखें तो वहां पर क्लस्टर जो फार्मिंग है, क्लस्टर फार्मिंग ने यहां पर एक थोड़ा सा रुख तेज किया है। आपके क्लस्टर जोन्स बन रहे हैं और उन क्लस्टर जोन्स के बीच में उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप हो रही हैं। इसका फायदा किसान को हो रहा है। सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन हम पिछले तकरीबन 4-5 साल से देख रहे हैं वो ये है कि आपका जो फार्मर है आज इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। Exactly. वो बड़ा एग्रेसिवनेस दिखलाता है कि उसको ये पता होना चाहिए कि भैया हमें ये बताइए कि इस समय पर विदेश का बाजार क्या कह रहा है। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा अगर उदाहरण दूं तो अगर हम पीछे 2022 के अंदर चले जाएं तो 2022 के अंदर में ये जो कॉटन के जो किसान थे, चाहे वो आपके गुजरात के थे या आपके महाराष्ट्र के थे, हरियाणा के, पंजाब के, तो इन किसानों को बड़ा फायदा हुआ। फायदा कैसे हुआ? फायदा ये हुआ कि उनको जब ये पता चला कि चाइना की जो क्रॉप है वो डैमेज हुई है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में भैया भारत की तरफ डिमांड निकल रही है, तो उनको 13,000 रुपए प्रति क्विंटल का भी भाव मिला। और उसके बाद में प्राइसेस क्रैश हुए तो निराशा निश्चित तौर के ऊपर पे भैया चढ़ती कला सबको अच्छी लगती है, अगर ढल जाए तो थोड़ा सा नुकसान किसको अच्छा लगेगा। लेकिन वही स्थितियां एक बार फिर से अभी बनने लगी हैं। तो बहुत सारे किसान इस चीज को लेकर के अपनी क्यूरियोसिटी प्रेजेंट करते हैं कि इस समय पर आप हमें बताइए कि चाइना का मार्केट क्या कहता है और यूएस का मार्केट क्या कहता है, और आपका जो इंटरनेशनल बाजार है उस समय पर वहां पे कॉटन की कैंडी का इस समय पर क्या प्राइस है और क्या उसकी प्रोडक्शन और फिगर्स क्या हैं, और उससे वो एस्टिमेट लेते हैं। और आज
फार्मर की आप यकीन करिए कि चाहे वो छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो वैश्विक मानचित्र पे कॉम्पीट कर पा रहा है हमारा कंपीट कर पा रहा है, और किसान सम्मान योजना का जो लाभ वहां पर मिल रहा है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट तो वहां पे मिल ही रही है। उसने उनको क्या किया है कि भैया वो अब वेट करने लगा है, वो इंतजार करने लगा है, अच्छा यार प्राइस मुझे अगर अभी ठीक नहीं मिल रहा है तो मैं इसको होल्ड कर लेता हूं। 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब उसकी जैसी जरूरत है फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, वो उसको लिक्विडेट करने के लिए फिर मंडी में जाता है। लेकिन उससे पहले आज आप ये यकीन मानिए कि वो पूरा स्टडी करता है, मार्केट की ओर जा रही है, वो ये देखता है कि अच्छा बाजार के अंदर में तेजी आने वाली है तो मैं इसको होल्ड कर लेता हूं। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स जो हैं वो भरे पड़े हैं। सिर्फ इसी का ही उदाहरण नहीं है, अभी आप अनियन का एग्जांपल देखिए। अनियन का एक्सपोर्ट जैसे ही खुला, बाजार के अंदर तेजी आई, तो अब किसानों ने अपना माल जो है वो रखना, निकालना भी शुरू किया। हालांकि पेरिशेबल आइटम है, लंबे समय तक वो होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर एड ऑन करने वाली जो बात है, जो तवज्जो अब देनी चाहिए, वो देनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ। हमारा 25% से भी ज्यादा माल जो है एग्री प्रोड्यूस, वो वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं है। हालांकि अभी पीछे नॉर्थ ईस्ट में जब प्रधानमंत्री साहब का दौरा था तो उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए कि फूड ग्रेन जो है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, चूंकि अभी पूरा विश्व जो है, प्रत्येक देश इस समय पर स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहा है, वो फूड सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दे रहा है, और भारत ने भी उस दिशा की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया है। ठीक है सर, तो ये बढ़ते हुए कदम है किसानों के, जिसका जिक्र अभी मनचंदा साहब कर रहे हैं, लेकिन कई और चीजें जिन्हें समझना जरूरी है। हमारे साथ देवेंद्र शुक्ला साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। देवेंद्र जी, असल में किसान जब फसल का बीज बोता है तो सिर्फ फसल नहीं बोता है, वो उम्मीद बोता है, वो अपने परिवार के लिए आने वाले खर्चे की एक बड़ी कोशिश को बोता है। वो ये बोता है कि असल में आने वाले समय में जीवन में जो संचार हो रहा है वो उसका अच्छी तरीके से हो पाए। तो सर, जो उम्मीदों का पहाड़ किसान सजा रहा है, क्या वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी उसे पूरा कर पा रही है? पॉलिसीज के आधार पे उम्मीदें कितनी पूरी होती हुई नजर आती हैं किसान की? देखिए, देश की पॉपुलेशन का अगर 66% या 2/3 आप कहें तो वो अभी भी रूरल एरियाज में रह रहा है जी। और ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। उत्पादन में इनकी भूमिका जो है, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। एक चीज़ हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उसकी नीतियों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप इस बात को इस तरीके से समझें कि जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात की जाती है वो बेसिकली क्या है, अगर उसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझें तो वो ये है कि अगर किसी भी कारण से ओवर प्रोडक्शन होता है किसी भी क्रॉप का, क्रॉप लिस्टेड है कि उतनी ही क्रॉप्स पे ऊपर जो है गवर्नमेंट अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को घोषित करती है, तो उसके हिसाब से कितने बड़े रकबे में बुआई होगी किसान ये समझने की कोशिश करता है, और जो प्रोडक्शन होगा उसकी एक तरीके से मिनिमम खरीद वाले पैसे की गारंटी उनको मिलती है। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए कि अगर हम कोई भी सामान ऐसा हो, क्योंकि अगर आपका मानसून बेहतर आएगा, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस बेहतर होंगी तो प्रोडक्शन बेहतर होगा, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो मार्केट में क्योंकि उत्पाद की उपलब्धता ज़्यादा है इसलिए उसके प्राइसेस गिर जाते हैं। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट की जो भूमिका है वो चेक बैलेंस के रूप में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो किसानों को बीते समय में जो मिनिमम समर्थन मूल्य है या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो जो घोषित किया गया है उसमें लगभग 2.5 गुने की बढ़ोतरी की गई है। इसका जो निर्धारण होता है वो होता है कृषि लागत के ऊपर, कि कृषि लागत जितनी उनकी आ रही है उसमें मिनिमम उनको 2.5 गुनी जो फायदा है वो आएगा। तो अगर ये 2.5 गुना फायदा हो रहा है किसी चीज में तो निश्चित रूप से लोग उस सेक्टर में जुड़े रहेंगे, और अगर नहीं ऐसा नहीं होगा तो लोगों में कहीं ना कहीं हताशा ये घर करेगी। तो किसानों को सरकार की जो अलग अलग पॉलिसीज हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके बाद भंडारण और उसके ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, और इसके बाद जो है कि मार्केट में जैसे प्रोक्योरमेंट के थ्रू जो एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट डेवलप किया गया, तो उसके माध्यम से
किसानों को एक बड़ा कैनवास मिला। वो अपने जो उत्पाद थे उनको अपने एरिया में ही नहीं, उससे बल्कि बहुत दूर या बहुत रिमोट एरिया में भी बेचने में सक्षम हो सके। तो गवर्नमेंट ने इन पॉलिसीज में जिनमें सुधार किया है, उससे एग्री सेक्टर और किसानों को सशक्त बनाने में बड़ी मदद मिली है। ठीक है, तो किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं को इंप्लीमेंट किया गया, एग्जीक्यूट किया जा रहा है और कई सारी योजनाएं भी हैं। लेकिन कपास का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमएसपी के कनेक्शन में कपास की वैल्यू को बढ़ाने का प्रयास किया गया। ये समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर देवाराम बाजिया साहब जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद भी है और उनका कॉलेज इस दिशा में काम भी कर रहा है। तो डॉक्टर देवाराम, असल में जो एमएसपी का शगुफा है और एमएसपी की बात है, वो अलग अलग तरीके से पिछले कई दिनों में देश ने कई बार सुनी है, और चाहते ना चाहते हर कोई एमएसपी का एक्सपर्ट हो गया, किसी को पता हो ना पता हो लेकिन बता दिया जाता है। लेकिन सर, एमएसपी और कपास, इन दोनों के बीच की तुलना जरा बताइए, और बताइए कि कपास के लिहाज से एमएसपी को कितना बढ़ाए जाने की जरूरत है और इस दिशा में कितने और कदम उठाए जाने चाहिए। जी देखिए, जो एमएसपी की बात है कपास के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूंगा जी, कि सन 2000 के आसपास जब हम बात कर रहे हैं, तो 2000 के अंदर इसके आसपास जो रेट थी, एमएसपी जो कपास के ऊपर थी, वो 1500 से 2000 के बीच में था पर क्विंटल। और आज जो इसकी रेट है वो 6000 से लेके 6300 तक इसकी कपास की रेशे की गुणवत्ता के हिसाब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है। तो जो इसकी जो रेट बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग जो खर्चे बढ़े हैं, तो खर्चे बढ़े हैं, उसके साथ में जो वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी दी है, सरकार ने जो योजनाएं चलाई है, उसके अनुपात के अंदर जो सरकार हर साल इसको रिवाइज करती है और जो भी वैज्ञानिक कम्युनिटी जो सलाह देती है, उसके बेसिस सरकार उसमें मिनिमम जो करना चाहिए किसान के सपोर्ट के लिए उतना प्रयास करती है। और जैसे कि मैं इसकी ग्लोबली अगर मैं बात करता हूँ, तो कपास का जो प्रोडक्शन है और एरिया की और प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं जी, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो हमारे पास 43 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर कपास की पूरे देश के अंदर खेती होती थी। और मैं 2002 की बात करता हूं, जहां पे बीटी कपास का हमारे यहाँ पे लॉन्च की गई इंडिया के अंदर, तो फर्स्ट टाइम की आई थी। तो उस टाइम हमारे पास एरिया था 87 लाख हेक्टेयर। और आज की तारीख में अगर मैं बात करता हूं 2022 के अंदर, तो हमारे पास जो एरिया है वो 120 लाख हेक्टेयर एरिया हमारे पास कॉटन का हो रहा है, जो लगभग आजादी से हमारे पास 3 गुना कॉटन का एरिया बढ़ चुका है। और अगर हम इसी प्रकार से अगर हम प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो आजादी के टाइम हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रहा था वो 23 लाख बेल्स थी, जो टोटल प्रोडक्शन था। और 2002 के अंदर 164 लाख बेल्स का प्रोडक्शन होता था। और 2022-23 के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास 362 लाख बेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 टाइम्स हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है, और वो सरकार के सहयोग के बगैर और किसानों के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। और प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर की हम बात करते हैं, तो 81 केजी पर हेक्टर प्रोडक्शन था 1947 में, 81 केजी ओनली। और वही आज की जो 2002 में बीटी कपास जो आई, टेक्नोलॉजी आई, उससे उस टाइम तक 320 केजी प्रोडक्शन था, और आज हम 510 केजी पर हेक्टर प्रोडक्शन हो रहा है हमारा एवरेज, अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। और ग्लोबली आज हम इस सिचुएशन में हैं कि देश में हमारा जो एरिया है वो देश में नंबर 1 है कॉटन का, प्रोडक्शन है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ये वैश्विक मानचित्र पे अमिट छाप किसानों की और सरकार की योजनाओं की, जो हम और आप रोज देख रहे हैं, बारंबार देख रहे हैं। और इन योजनाओं को अब हम आने वाले समय में कैसे देख सकते हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, आज डिटेल में हर बात होने वाली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान।
कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान पर। तो नए भारत का बढ़ता हुआ किसान है और किसान से जुड़ी हुई हर बात सिर्फ यहां होती है और सिर्फ बात नहीं होती है। जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सिर्फ कागजों पे बात नहीं करते, हम तो गारंटी देते हैं। तो हम भी गारंटी देते हैं कि सारा विश्लेषण सटीक तौर पे सिर्फ आपके अपने इस चैनल पे होता है। और आज हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में चलाई जा रही किसानों के हित में योजनाओं की, और जिनकी डिटेल में चर्चा करने के लिए बेहद एक्सपर्ट पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस किसान सम्मान निधि की हम बात कर रहे हैं उसके कई आयाम हैं। मैं एक कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था IFPRI की, जिसमें यह कहा गया कि एक स्टडी से पता चलता है कि बिचौलियों और किसान के बीच जो राशि का रिसाव होता था, कोट एंड कोट कह रहा हूं, रिसाव होता था, उस रिसाव को कम करने का काम इस योजना ने किया है। सर, आपको क्या वाकई लगता है कि बिचौलियों का दंश, उनका प्रकोप बिल्कुल खत्म हो गया है? योजना और जो भी स्कीम इस समय जो भारत सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, ज़्यादातर जो स्कीम्स हैं वह हम DBT के माध्यम से और आधार के माध्यम से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और PM किसान स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, इसमें 100% आधार है। आधार से जो भी रजिस्टर्ड हैं उनको ही बेनिफिट दिया जाता है, आधार सीडेड बैंक अकाउंट में। जैसे आपने कहा मिडिल मैन की बात, तो मिडिल मैन में शुरुआती दौरों में अक्सर देखा जाता था कि सपोज करिए कि जब चूँकि कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं होता था, तो अब भारत सरकार को या जब भी स्कीमें इंप्लीमेंट करनी पड़ती थी तो हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता था। अच्छा। अब डेटा आता था तो डेटा में नाम आ गया, लेकिन अकाउंट नंबर किसी और का आ गया और वो किसी को पता भी नहीं चलता था जो है। तो इससे जो है फिर ये लगता था कि आदमी को तो पैसा हम किसी को दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा किसी और के अकाउंट में जा रहा है। तो ये जो मिडिल मैन थे, या जो आप कह लीजिए एक ऐसी एक लेयर थी जो है जिसको डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो उसमें हम लोगों ने एक जो तकनीकी का माध्यम का यूज़ किया, जो आधार इनेबल्ड पेमेंट ब्रिज सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट किया कि अब हम पेमेंट PM किसान सम्मान निधि में हम बैंक अकाउंट में नहीं देते। अब आप ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा कि फिर पैसा जाता कहाँ है। तो हमारे लिए क्या होता है, आधार जो है वो व्यक्ति का एड्रेस है, पर्सनल आइडेंटिटी है, और वही फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। जो आधार इनेबल्ड पेमेंट ब्रिज सिस्टम होता है जो इस दोनों को मिक्स इंटीग्रेट करता है, तो हमारे लिए आधार के अगेंस्ट में हम पेमेंट करते हैं, और उस आधार के बैकएंड में जो भी बैंक अकाउंट लिंक होता है वह उसके खाते में चले जाता है। तो अब जब भी डेटा आता है, जो फार्मर रजिस्टर करता है, वो बैंक अकाउंट नहीं बताता अपना जो है। तो वो जब बैंक अकाउंट नहीं बताएगा तो किसी के पास ये कोई मौका नहीं होता कि वो कोई दूसरे का अकाउंट उसमें डाल दे। अच्छा। और अब हम चूंकि बैंक अकाउंट की बात ही नहीं करते, हम सीधे एक ऐसे सिस्टम में जाते हैं, आधार आया, आधार से रजिस्ट्रेशन होता है, और हम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से जो भी अकाउंट, बैंक अकाउंट उस आधार के अगेंस्ट में लिंक होगा। अब वो प्रक्रिया भी एक तकनीकी प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं है। अब मेरा अगर बैंक आधार है, मेरे बैंक अकाउंट है, तो मैं ही जाके वहाँ पे बैंक वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरे बैंक अकाउंट को मेरे आधार से लिंक कर दिए। इसका मतलब है कि मैं ही, वो जो बेनिफिशियरी है वो खुद जा रहा है, वो खुद रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें किसी तीसरे आदमी की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। पर सर, फिर भी अगर दिक्कत आ गई फिर बताइए क्या करेगा किसान? नहीं, इसमें अगर इस टाइप की, चूंकि मैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता हूँ, आज की डेट में मैं 100% कह सकता हूँ कि ऐसी कोई मिडिल मैन इसमें है ही नहीं जो। अच्छा। और इसके बाद ही नहीं, फिर अब हम EKYC करते हैं। तो जब EKYC करते हैं तो देखिए कि EKYC में होता है कि जब जैसे आप नो योर कस्टमर स्टेटस है, तो अब हम जब EKYC करते हैं तो वो बेनिफिशियरी को ये बताना पड़ता है कि भाई मेरा आधार नंबर है, वो अपना बायोमेट्रिक, वो अपना फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से, और वो अपना आधार OTP के माध्यम से EKYC करता है। इस तीनों माध्यम में वो वही पर्सन होगा जो रजिस्टर्ड होगा। तो ये अगर आप देखिए तो आधार से हमने रजिस्टर किया, आधार इनेबल्ड पेमेंट ब्रिज सिस्टम में पेमेंट कर रहे हैं, EKYC की बात कर रहे हैं, तो इसमें
किसी भी बिचौलियों का कोई भी वो बीच में नहीं है। सीधे भारत सरकार के अकाउंट से जो भी पैसा जाता है वो सीधा 100% उस फार्मर के, हमारे किसान भाई मित्रों के बैंक अकाउंट में सीधे जाता है तो पैसा। कोई गुंजाइश कहीं किसी तरह की बची नहीं है, ऐसा कह रहे हैं मनोज जी। लेकिन मनचंदा साहब, असल में जब हम बाजार को आपके नजरिए से समझते हैं, किसानों की निगाह से समझते हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह की ट्रेनिंग, जिस तरह की साक्षरता, जिस तरह का स्किल्ड होना चाहिए एक फार्मर के पास, एक किसान के पास, वो पूरा अप्रोप्रिएट है, अप टू मार्क है, या अभी लगता है कि रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे कुछ और चीजें हैं जो एग्जीक्यूट होना बहुत जरूरी है सर? देखिए, वही चीज के एजुकेशन हालांकि अगर हम पिछले 2-3 बजटों को देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी तवज्जो दी है रिसर्च, स्पेशली वित्त मंत्री ने कहा है कि हम रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि आप अगर पीछे 5-10 साल पीछे जाएंगे तो हर एक आदमी ना, यहाँ पे हमने, हमारे हिंदुस्तान के अंदर में एक खौफ था कि एक नया एक्सपेरिमेंट करना अपने आप में एक बड़ी मतलब ना किसी बड़े सपने से कम नहीं माना जा सकता। रिस्क क्यों लें? रिस्क नहीं लिया जाता था। मगर जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ है और हम कारोबारिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने लगे हैं, उसमें आपका इनोवेशन शब्द आने लगा है। क्योंकि रिसर्च एक ऐसा माध्यम है, जब तक आप किसी भी चीज का रिसर्च नहीं करेंगे और मार्केट को आप स्टडी नहीं करेंगे, आपको नया बाजार नहीं मिलेगा। 2 तरीके होते हैं, एक तो बाजार एग्जिस्टिंग होता है, ठीक है, और दूसरा होता है कि आपको बाजार को क्रिएट करना होता है। सालों से परंपरागत बाजार से ताल्लुक रखने वाला किसान नई जगह जाने में हिचकिचाएगा ना सर, थोड़ी संकुचाहट तो होगी। बिल्कुल, इसीलिए उसको एजुकेशन की जरूरत है, इसीलिए उसको समझाने की जरूरत है कि जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे, या उसके लिए सरकार एक तरीके से, या यूं कहें कि हम न्यू एंटरप्रेन्योर्स, जब मैंने स्टार्टअप्स की बात की तो स्टार्टअप क्या कर रहा है? स्टार्टअप यही तो लिंकिंग कर रहा है कि भैया एक बाजार को क्रिएट किया और जो एग्जिस्टिंग हमारे पास में प्रोड्यूस अवेलेबल हैं उसकी शेल्फ लाइफ को चेंज किया, और उस शेल्फ लाइफ को चेंज करके एक नए अवतार के साथ में उसकी मार्केटिंग कर दी, उसकी पैकेजिंग कर दी, और उसका बेनिफिट ना सिर्फ आपके बिजनेसमैन को मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है, बल्कि फार्मर तक उसका हिस्सा जा रहा है। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको अगर एक उदाहरण के तौर के ऊपर यहाँ पर बताऊं, बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। देखिए, हमारी इंडस्ट्री यहाँ पर जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, तो हेल्थ कॉन्शियस करने वाले में सबसे पहला जो योगदान रहा वो कैलोग्स का मैं मानता हूँ। हालांकि विदेश की कंपनी है, भारत में आई और उसने यहाँ पर आकर के अपने भुट्टे बेच दिए। कॉर्न को उसने क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया कैलोग्स। ठीक है, तो कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको दिया जा सकता है। लेकिन ठीक है शुक्ला साहब, लेकिन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, असल में 2 रुपए का मुनाफा अगर किसी को मिल रहा है और कई सालों से मिल रहा है, और निश्चित है उसको 2 रुपया मिलना, सर 4 रुपए के मुनाफे के लिए 2 रुपये खो जाने का डर बहुत बड़ा है। वो असल में जो ट्रस्ट डेवलपमेंट है सर, उसको आप शुक्ला जी कैसे देखते हैं? कि वाकई उस ट्रस्ट को बनाया जा रहा है और जो योजनाएं चल रही हैं उनके जरिए उस ट्रस्ट को बनते हुए आप देख पा रहे हैं? देखिए, इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, हम लोग सभी मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं। आज से 10 साल पहले हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि किसी मॉल के भीतर जो है वो आपको आलू मिलेगी, सब्जी मिलेगी। ठीक है, आलू, प्याज, ये मटर जो है वो पैकेज फॉर्म में मिलता था, लेकिन खुले रूप में नहीं मिलता था। तो अब जैसे आप देखिए कि सब्जी की दुकानें तो आपने देखी होगी कि ट्रेडिशनल जब सब्जी बेचने वाले जो थे उनके भीतर भी ये डर हो सकता था कि जब ये बड़े बड़े मॉल में ही सब्जियां और इस तरीके की चीजें बिकने लगेंगी तो हमारा तो पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ये जो डर की भावना है, ये जिसे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो अपने आप में पावर है, एजुकेशन जो है वो अपने आप में पावर है। तो जब आपको ये समझने में टाइम लगेगा कि अगर आपका प्रोडक्ट एक खुली दुकान पे बिकेगा तो उसके भंडारण और उसको प्रिजर्व करने की जो क्षमता है वो लिमिटेड है, तो आपका प्रोडक्ट जब कम समय में खराब होगा तो इसका मतलब है कि आपको उसको जल्दी से जल्दी बेच के निकल जाना है। तो जब जल्दी से जल्दी बेच के निकल जाना है तो प्रॉफिट के लिए आप वेट नहीं कर सकते। आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि आप अपनी कॉस्टिंग निकाल लें। इसी तरीके से
गवर्नमेंट ने एग्री जो मित्र हैं इनको अलग अलग जगहों पे नियुक्त किया, ग्राम जो पंचायतें हैं उनके माध्यम से लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की कि हम जो गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बना रही है ये किसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, ये सबसे पहले अगर किसी को ध्यान में रखना ही है तो वो किसान है। तो ये ट्रस्ट फैक्टर तो है, देखिए कि जो लंबे समय तक जो किसान अपने गांव के आसपास के आढ़तियों को, अपने गांव के आसपास के जो छोटे व्यापारी थे उनको अपनी फसलों को बेचते थे या अपने प्रोडक्ट्स को बेचते थे, उन्हें ये समझने में टाइम लगा और उन्हें ये समझने के साथ भरोसा करने में टाइम लगा कि हाँ जो ये नया मार्केट डेवलप हो रहा है, जो ये नए तरीके की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ये वास्तव में हमको किसी भी तरीके से गरीब करने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए एक तरीके से मित्रवत है। तो धीमे धीमे करके ये चीजें बहुत तेजी से नहीं हुई हैं, धीमे धीमे करके जब ये एडॉप्टेशन बढ़ा है तो कहीं ना कहीं जो है वो किसानों का एम्पावरमेंट जो है वो कंपैरेटिवली तेजी से हुआ है। तो सर ये अपने आप नहीं हुआ ना, जो पॉलिसी लाई गई, समझाई गई, बताई गई, सरकार ने जो एग्जीक्यूशन किया उन पॉलिसीज का बड़े लेवल पे, तो ये ट्रस्ट डेवलप वहीं से हुआ ना सर, फिर ये माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो जब ये कृषि क्षेत्र की बात की जाती है तो पहली बात तो ये है कि ये समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों का रोल इसमें है कि वो अपने अपने हिस्से की भूमिका को निभाएं और तब जाके एक तरीके से आप कहते हैं कि किसानों के एम्पावरमेंट की या जो उनकी इनकम डबल करने की बात है वो की गई है। पॉलिसीज पे भरोसा करना देखिए कठिन होता है। आप इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अभी जब कृषि क्षेत्र में सुधारों को लेकर कृषि कानूनों को लागू किया गया था तो अलग अलग कारणों से कोई भी अगर ट्रस्ट फैक्टर का कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लैक था जो पूरा नहीं हो सका और उसके बाद उन कानूनों को सरकार ने ये कहा कि ठीक है कि किसानों को अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये लाभकारी, तो बढ़ते हुए कदमों के साथ विश्वास की बात हो रही है, अनुसंधान की बात हो रही है और सरकार पे बढ़ते हुए विश्वास को ये पॉलिसीज जताती हैं और बताती हैं और दिखाती हैं और समझाती भी है और किसान समझ भी रहे हैं। डॉक्टर देवाराम भी मेरे साथ मौजूद है। तो डॉक्टर देवाराम, असल में जो चर्चा चल रही है इस पूरी चर्चा से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं और जिन पॉलिसीज का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की हो, चाहे वो फसल बीमा की हो, चाहे क्रेडिट कार्ड की हो, किसानों से जुड़ी हुई हर योजना ने एक नई इबारत लिखी है और अब उससे किसानों को फायदा भी हो रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। और जैसे मनचंदा साहब भी कह रहे थे कि भाई अब किसान भारतीय सीमा में नहीं है, अब तो सीमा के पार जाके वैश्विक मानचित्र पे अपनी धमक बता रहे हैं। तो सर ये सब कुछ साकार होता हुआ दिख रहा है और इसे आगे और कितना स्वर्णिम देख पाते हैं आप? बिल्कुल, देखिए ये जो किसान सम्मान निधि योजना है, मैं इसका एक आपको एग्जांपल अभी बताता हूँ कि अभी जो रिसेंटली इनको किसान सम्मान निधि की किस्त आई है किसानों को, तो उस दिन में क्या था, किसानों का कोई प्रोग्राम था, वहां पे मैं लेक्चर दे रहा था जी। तो एकदम से किसानों के चेहरे पे मेरे को अचानक से खुशी मैंने महसूस किया। तो मैंने बीच में टोका और उनको रोका कि क्या है ये, तो उन्होंने कहा कि हमारी किस्त आ गई साहब, प्रधानमंत्री साहब ने हमारे को भेजी। तो उनकी जो चेहरे की जो रौनक थी ना, जो मैंने देखी उस टाइम, तो देख के मेरे को भी इतना आनंदित मैं महसूस किया मैंने कि देखो कि जैसे हम हर महीने की लास्ट तारीख को हमारे को सैलरी मिलती है तो खुशी महसूस होती है बच्चों के लिए खर्च, तो उसी प्रकार किसानों को देखो कि उनको कितना वो ये रहता है कि हमारे सर, पास आज से पहले सरकारी योजनाएं क्रियान्वित नहीं होती थी ना, बनती जरूर थी, समझाया जरूर जाता था, लेकिन अकाउंट में पैसा आ जाए, जैसे मनोज जी भी कह रहे थे डीबीटी से भाई सीधा पैसा आ रहा है, ऐसा होता हुआ नहीं देखा लोगों ने। तो चेहरे की मुस्कान असल में सर उस ओर इशारा करती है। और वो कहीं भी खेत में बैठा है, काम कर रहा है या कहीं पे भी जा रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन, सूचना मिल रही है कि मेरा पैसा सुरक्षित है और मेरे पास आ गया है। तो ये तो एक टेक्नोलॉजी की बात हुई। दूसरी, जो मैं रिसर्च में हूँ तो रिसर्च की बात करूंगा कि जो वैज्ञानिक जो गण जो कर रहे हैं कपास में, जैसे कि 2002 के अंदर बीटी का आगमन हुआ यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो उसके बाद में काफी सारी चेंजेस हुए हैं और प्रोडक्शन जो है, मैंने अभी पीछे बात की थी कि जो फिगर्स है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है। पर अब क्या हो रहा है कि रिसेंटली जो चैलेंजेस आ रहे हैं वैज्ञानिकों को कि जो प्रोडक्शन है वो 2-3 साल से कांस्टेंट सा हो गया है और किसानों को सूचनाएं सारी मिल रही है, डाइवर्सिटी भी कर रहे हैं, उनको सस्टेन टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर जिले के अंदर 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हो। तो जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, इनोवेशंस होते हैं, वो उन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों के पास इमीडिएट पहुंच जाता है। और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो मोबाइल है, पूरे देश के अंदर क्रांति आई हुई है। इंटरनेट की फैसिलिटी पहले नहीं होती थी, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है हर आदमी, तो उनके पास तुरंत जो भी कोई इनोवेशन है
हमको कई बार क्या होता है कि वैज्ञानिक है, पर कहीं किसी देश के किसी कोने में कोई भी कृषि विश्वविद्यालय या आईसीआर का संस्थान टेक्नोलॉजी देता है, वो किसान हमारे को कई बार आके बताते हैं कि साहब ये टेक्नोलॉजी या ये सीड हमारे को चाहिए, कहाँ मिलेगा। हम उनसे कई बार सीखते हैं वो चीजें। तो आज हमारा जो किसान है, जब से सरकार आई है, हमारी जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो साकार होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है हमारे। ठीक है, तो जिन 4 जातियों का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री, उसमें से एक किसान है और किसान खुश नजर आ रहा है। कह रहे डॉक्टर देवाराम साहब, चर्चा लगातार करते रहेंगे, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन टेक्निक का जिक्र जब चर्चा के दौरान आया तो फिर इस टेक्निक ने किसानों को कितना स्किल्ड बनाया है, कितना स्किल्ड बनाया है और कितना इक्विप्ड बनाया है, ये समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के उस पार भी रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम सच के साथ हैं। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम जिसका नाम है सच के साथ, और सच से जुड़ी हुई तमाम बातें, किसानों से जुड़ी हुई तमाम बातें, पॉलिसी से जुड़ी हुई बातें हम लगातार इस कार्यक्रम में मंथन करते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। और ब्रेक से पहले मनोज जी हम बात कर रहे थे टेक्निक की, कि टेक्निक के हिसाब से, तकनीक के हिसाब से आज का किसान कितना इक्विप्ड हो रहा है। सर हमने देखा है सर, वो AI चैट बॉक्स जिस भाषा में पूछिए उस भाषा में जवाब मिल रहा है, तो कमाल हो रहा है सर। कितनी भाषा है सर अभी? अभी जो किसान मित्रा जो लॉन्च किया गया है उसमें अभी तक हम लोगों ने देश की जो 10 रीजनल भाषाएं हैं, अच्छा। उसमें ये प्रोडक्ट उपलब्ध हो गया है। और ये चूँकि टेक्नोलॉजी है, आज के समय में हमारा किसान भाई और जो किसान मित्र लोग हैं वो बिल्कुल ICT से कनेक्टेड हैं जो हैं। और टेक्नोलॉजी, और यही नहीं कि वो टेक्नोलॉजी, जैसा अभी बात पैनल में चर्चा भी हो रहा है कि लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ उनको दे दिया गया है और वो लोग सिर्फ उसको देख रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी हमने eKYC के लिए, चूंकि हमने आपसे चर्चा में बताया कि eKYC मैंडेटरी है, eKYC करना है ताकि हमें ये पता हो सके कि उस जिस व्यक्ति को पैसा जा रहा है, जिसको हमने रजिस्टर किया है, उसी को वो पैसा जाए। अब उसके लिए बहुत जगहों पे ऐसे कुछ छोटे दूर इलाकों में ऐसे समस्या आती थी कि उनके पास उनका मोबाइल नंबर वो आधार से लिंक नहीं होता था, तो आधार OTP नहीं आती थी। अच्छा, हमारे किसान मित्र भाई लोग, बहुत सारे लोग जो कि खेती में काम करते हैं, तो उनकी जो फिंगरप्रिंट्स होती है वो जो है वो घिस जाती है, तो जिसके कारण से वो बायोमेट्रिक भी कभी कभी काम नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए हमारे मंत्रालय में, हमारे सचिव महोदय के निर्देशन में जो है, हम लोगों ने फेस ऑथेंटिकेशन ऐप किया। eKYC का PM किसान स्कीम भारत सरकार की पहली स्कीम है जिसमें हम eKYC फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा करते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपको ना तो OTP की जरूरत होती है, ना आपके फिंगरप्रिंट की, आपका फेस स्कैन करके वो आपका eKYC कर देता है। और बहुत अच्छे दूर दराज एरिया में, जम्मू कश्मीर में और हमारे जो ट्राइबल्स एरियाज में हैं जो फार्मर लोग, वो उसका बहुत यूज कर रहे हैं। और उनको कहीं नहीं जाना है, उनको ना तो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाना है, कहीं कुछ नहीं, मोबाइल पे उन्होंने डाउनलोड किया। और कोई भी, चूंकि गांव में 1-2 आदमी ऐसे होते हैं कि जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, उन्होंने किया और अपने नज़दीकी किसान मित्रों को, भाई बहनों को, वो तुरंत आराम से 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड लगता है, उसके अंदर eKYC कर देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी। दूसरा जो किसान मित्र है, हमारे यहाँ हमेशा लैंग्वेज एक, चूँकि बहुत सारी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज का बैरियर हो जाता है, टेक्नोलॉजी का बैरियर हो जाता है। बहुत ज़्यादा समय हम लोग, जो भी हमारे जो पोर्टल्स होते हैं, जो पोर्टल पे जानकारी होती है, या तो इंग्लिश में होती है या हिंदी में होती है, सभी माध्यमों में हो नहीं पाती। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसको पढ़ना, उसको समझना
फिर कोई जानकारी लेना, उसको जाके पोर्टल पे सर्च करना, ये बड़ी बड़ी तरह के गैप। समझाने वाला क्या समझा क्या समझा रहा है। तो इसलिए इन सब सारी चीज़ों के लिए तो फिर हमारे मंत्रालय ने इसमें जो है, इसमें भी भारत सरकार में हमारा जो कृषि मंत्रालय है उसमें बहुत बड़ी पहल लिया और किसान ई मित्रा चैटबोर्ड बनाया। तो अब उसमें क्या होता है कि आप किसान जो मित्र होते हैं उसको जो उनका मोबाइल ऐप है डाउनलोड करते हैं और उसमें अपनी भाषा में बात करें और 10 भाषा में उनको सवाल उनको दे दिया जाता है, जवाब दे दिया जाता है। अब उनको ना तो उनको आधार नंबर टाइप करना है, ना उनको अपनी समस्या टाइप करनी है, सिर्फ उनको अपने मुंह से बोलना है। बोलने फिर उसके OTP आती है, चूंकि ये 1-to-1 वेरीफाई करना होता है, और अपने मोबाइल से OTP डालते हैं, अपनी समस्या पूछते हैं और उनको जवाब दे देता है और उनका काम हो जाता है। भाषाएं भी और बढ़नी है सर? बिल्कुल। तो अभी हम जो है इस पे 5 अतिरिक्त भाषाओं पे अभी हम काम कर रहे हैं और होपफुली बहुत जल्दी ही हम इसको 15 भाषाओं में कर देंगे और बहुत कम समय में जो है हम इसको लगभग जो हमारी जो 18 लगभग भाषाएं हैं वो हम उसमें इसको पहुंचा रहे हैं। तो शुक्ला साहब, असल में जो चर्चा जा रही है जिस तरफ, तो उस तरफ कह सकते हैं कि बहुआयामी विकास की तरफ देश बढ़ रहा है और किसान बढ़ रहे हैं। अब देखिए ना, सिर्फ पूंजी दी जा रही है, अब पॉलिसीज के नाम पे किसानों को बैसाखी नहीं पकड़ाई जा रही है। अब बताया जा रहा है कि आपको पूंजी दी जाएगी, आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको टेक्निक समझाई जाएगी, आपको ये बताया जाएगा भाई मार्केट में क्या चल रहा है, क्या उगाइए, क्या फसल कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हो। तो माना जाए सर, ये तो फिर सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़ता हुआ किसान है। देखिए, जैसे PM किसान निधि, जो PM किसान सम्मान निधि जो देने की बात की गई, उसका कारण क्या है? ये अगर आप ये सोचेंगे नहीं इनको मछली पकड़ के दे दी जा रही है, इनको मछली पकड़ना सिखाया नहीं जा रहा है, ये ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो फेज आउट होती है या वर्कफोर्स जो है बहुत बड़ा हटता है, और ये होगा, ये ट्रांजिशन फेज है, ये होगा। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, मैन पावर में जो छुपी बेरोजगारी जिसको बोलते हैं हमारे देश में, वो कृषि सेक्टर में सबसे ज्यादा है। तो जो PM किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है या जो ये निधि दी जा रही है, वो इस ट्रांजिशन फेज के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से किसानों की किस्मत को बदला है, इसे आप इस तरीके से समझिए कि जो सॉयल हेल्थ कार्ड है, ठीक है, वो क्या है? बेसिकली वो ये बताते हैं कि आपकी जो जमीन है उसके लिए क्या हानिकारक है और क्या लाभदायक है, इसमें क्या आपको उगाना चाहिए और क्या कतई नहीं उगाना चाहिए। आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ये देता हूं कि जैसे अभी हमारे जो एक्सपर्ट थे कपास के बारे में, वो बता रहे थे गुजरात में जो सबसे कम फर्टाइल लैंड किसी एरिया में मानी जाती है तो वो कच्छ भुज का एरिया है, कि वो माना जाता है कि सबसे एराइड किस्म की जोन है और वहां पे कुछ भी उगाना जो है वो लगभग जिसे कहते हैं असंभव सा है। जब कपास की BT कॉटन की वैरायटी आई जिसको लेके बहुत सारा विवाद भी हुआ, लेकिन BT कॉटन की वैरायटी में ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं ये 2002 से 7 की बात बता रहा हूं आपको, तो BT कॉटन की वैरायटी को ही ध्यान में रख के फिर वहां पे ही जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, संभवतः जो बनासकाठा यूनिवर्सिटी है, वहां पे पालनपुर यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक प्रोजेक्ट किया गया कि BT कॉटन की एक वैरायटी ऐसी डेवलप की जाए या कॉटन की एक वैरायटी ऐसी डेवलप की जाए जो गुजरात के कच्छ या भुज क्षेत्र के अनुकूल हो। अच्छा। तो जब वो वैरायटी डेवलप हुई तो उससे आप ये समझ लिए कि आगामी जो वित्तीय वर्ष थे उनमें लगातार जो कपास की फसल का जो रकबा है वो लगातार बढ़ा। प्रोडक्शन शुरू में कम था कि पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रोडक्शन कम था, लेकिन धीमे धीमे उसमें सुधार करके उसको बेहतर किया गया। तो एक तो ये आप जो अब जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड की बात हो रही है, ये भी यही है कि किसानों को बहुत बड़ी संख्या में ये एजुकेट किया गया है कि वास्तव में आप अपनी इसी जमीन से क्या बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने इस तरीके से चेंज किया है और इसमें देखिए, इसमें रिसर्च की जरूरत होती है और ये प्राइवेट सेक्टर तब करेगा जब ये लाभप्रद होगा, लेकिन गवर्नमेंट को क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ध्यान में रखना है, बहुत बड़े वेलफेयर को ध्यान में रखना है, इसलिए रिसर्च का जो मेजर पार्ट है वो गवर्नमेंट के हिस्से में है। तो ये क्षेत्र तभी, या एग्रीकल्चर क्षेत्र में तभी प्रगति का बहुत बड़ा हिस्सा या लाभ जो है किसानों तक तभी पहुंच पाएगा जब सरकार जो है वो मुस्तैदी से अपनी भूमिका को निभाएगी। ठीक है, तो उसके लिए होमवर्क बहुत पुख्ता तौर पे किए जाने की जरूरत है, जो किया जा रहा है। लेकिन मनचंदा साहब, एक बात होती है सिर्फ ख्वाब दिखाना, सपने दिखा देना, और दूसरी तरफ होता है कि सपनों को कैसे साकार करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो माना जाए कि सपने तो देख लिए, अब सपने को साकार करने का समय है और ये सपने साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर मैं आपको कुछ एक उदाहरण देता हूं जो अभी अपने रिसेंट एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पहला कदम गवर्नमेंट ने बढ़ाया FPOs बनाने के लिए।
फिर उसके बाद अगले साल एफपीसी। तो आप इसको समझिए कि सरकार किसानों को सशक्त करना चाहती है कि जो मीडिएटर्स हैं उनको बीच में से निकालिए, आप सीधा बाजार के अंदर में अपनी फसल को उसके हिसाब से आप बेचिए। अब दूसरा, सरकार ने यह भी कह दिया कि भैया आप अपने खुद के एंटरप्रेन्योर्स भी बनिए। आपका उत्पाद है, आप अपने हिसाब से इसकी कीमत को तय कीजिए, अपने हिसाब से बाजार का चयन कीजिए और इसको कन्वर्ट कीजिए। शेल्फ लाइफ इसकी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसमें R&D का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इससे उत्पाद कैसे आप एंड यूजर्स के लिए आप उत्पाद कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए आपको एक प्रोविजन दे दिया है कि आपके पास में एक एफपीसी है, आप एक क्लस्टर जोन को क्रिएट कीजिए, उस क्लस्टर जोन के मुताबिक वहां पे आप अपनी इंडस्ट्री लगाइए। तो ये फैसिलिटी सरकार ने किसानों को दी है। अब मुझे जो लगता है, जो मेरा दूरगामी जो विजन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप आने वाले 1 से 2 साल के अंदर में इन एफपीसी को बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होते हुए देखेंगे, यानी कि शेयर बाजार के अंदर आप इसको लिस्ट होते हुए देखेंगे। ये ना सिर्फ आपका सोशल और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन के रह जाएंगी, बल्कि ये जिस तरीके से एक कंपनी फॉर्म होती है, और चाहे वो एसएमई, जिस तरीके से पहले एसएमईज नहीं हुआ करती थी आपके इक्विटी मार्केट के अंदर में, तो वो आई, छोटे जितने भी लघु उद्योग थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला कि भैया आप यहां आकर के कैपिटल को रेज कर सकते हो। तो मेरा विजन ये कहता है, और यहां पर मैं तो बल्कि ये चाहूंगा कि ये जो इस दिशा की तरफ कदम है, ये सरकार, ये किसानों का एक रेवोल्यूशनरी मुझे लगता है कि आने वाला समय होना चाहिए। क्योंकि अगर एफपीसीज आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी के ऊपर पे लिस्ट होने लगी तो किसानों को फंडिंग की जरूरत के लिए सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इनकी कंपनीज के बीच में इन्वेस्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है अगर इस दिशा की तरफ आगे बढ़ा जाता है, और मुझे लगता है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे भी रही होगी। क्योंकि मनोज जी यहां पर हैं, तो मनोज जी इसको बेशक सरकार की तरफ रेकमेंड भी कर सकते हैं कि भाई ये एक बहुत बड़ा, एक बेहतरीन एक प्रोजेक्ट होने वाला है। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने कहा टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्थ सॉइल कार्ड्स की यहाँ पर बात हुई, क्रेडिट कार्ड्स की भी यहाँ पर बात हुई, किसानों को दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस समय पर टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं कि किसान अपने घर पर बैठ करके अपनी पूरी जो फील्ड है उसका पूरा रखरखाव कर सकता है, देखरेख कर सकता है। उसको ये पता चलेगा कि इस समय पर मेरी मिट्टी की सोइल की न्यूट्रिशंस क्या कहती हैं, मुझे पानी कब देना है, कितना टाइम रह गया है, मैंने कब पानी दिया था, इसका जो डेटा है वो उसकी स्क्रीन के ऊपर पे साफ आएगा। यही बड़ी यूएसपी है सर जी, सुविधाओं का होना और सुविधाओं को समझ पा रहा है, उनका फायदा उठाना। अगर ये हो रहा है तो फिर सब कुछ राइट ट्रैक पे। डॉक्टर देवाराम भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर देवाराम, किसानों की बात करना, कई पॉलिसीज लाना, उनके हित की बात करना, ये भी बात समझ में आती है, लेकिन उनके मसीहा कहे जाने वाले, उनके लिए काम करने वाले लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान करना, MS स्वामीनाथन का नाम उसमें आना, चौधरी चरण सिंह का नाम आना, सर ये भी किसानों के दिल में जरूर उतरता होगा। और मुझे लगता है ये रूह में उतरने का काम जो सरकार कर रही है वो वाकई कमाल कर रहा है। जी बिल्कुल, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो हर चीज को समझते हैं और किसानों की भावनाओं को भी समझते हैं, और जो रियल में करना चाहिए वो उन्होंने करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया और किया नहीं। और किसान, जब से हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह जी को जब से ये भारत रत्न दिया गया, तब से इतने झूम रहे हैं और इतने खुश हैं कि रियल में प्रधानमंत्री जी हमारे लिए काम करते हैं। और जो बाकी उनकी योजनाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, वो जितनी भी हैं वो सब की सब उनको ऑनलाइन और जहां चाहिए, खेत में काम कर रहे हैं, घर पे खाना खा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वहां पे उनको तुरंत सूचनाएं मिलती है। जैसे मैं एक ताजा एग्जांपल दूं कि मैं फील्ड में जाता रहता हूं तो किसानों से सर्वे भी करते हैं हम कि जो भी योजनाएं चल रही है उनका फीडबैक क्या है। तो पहले क्या होता था, जो हमारा मौसम विभाग था उसकी जो सूचना जाती थी मोबाइल के ऊपर, या जो भी अपडेट आता था कि 3 घंटे बाद में, 5 घंटे बाद में या 5 दिन बाद में मौसम ये बदलने वाला है, तो सूचनाएं सटीक नहीं होती थी। पर आज के टाइम में जो भी सूचना दे रहा है कि 1 घंटे बाद में बारिश होनी है, आंधी तूफान आना है, तो वो बिल्कुल आता है। और किसान भी इस बात को मानने लग गए कि रियल में जो हमारे वैज्ञानिक हैं, टेक्निक्स जो डेवलप की गई है या जो हो रहा है, वो सब बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, और किसानों तक जो एंड यूजर है वहां तक वो चीज पहुंच रही है। जी
ठीक है सर, तो ये बदलती हुई तस्वीर है जिसको आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मनोज जी, यहां तक की बातें तो हमने समझी आपके जरिए भी, बाकी पैनलिस्ट के जरिए भी, लेकिन आगे 2 कदम बढ़ने की बात करूं तो सर आगे की तस्वीर जो आप दिखाना चाहें वो क्या होगी? अगले आने वाले समय में हम कितना और बदलता हुआ ये पूरा रंग रूप देखेंगे जो किसानों से जुड़ा हुआ है? इसमें कई तरह के हैं। एक तो जो सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है किसानों को एम्पावर करने का, वो तो जारी रहेगा, उसको तो आगे उसमें से वो फर्स्ट फोकस है। दूसरा है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी भी के माध्यम से भी किसानों की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो उनके लायक आवश्यक इन्फॉर्मेशन है, वो उनको ईजिली अवेलेबल हो जाए, उसका भी एक बहुत सार्थक प्रयास है, चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में और भी आगे प्रभावी रूप से वो दिखेगा जो है। लेकिन सर सीमांत और लघु किसानों के लिए कुछ खास सोचा गया है क्या? क्योंकि अक्सर देखा गया वो किसान हाशिए पे रह जाता है, उतनी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाता जितना उसे बढ़ना चाहिए। नहीं, सरकार के मुख्य एजेंडे में हमारे सीमांत और लघु किसान ही हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 85% लगभग जो हमारे किसान हैं वो यही सीमांत और लघु किसान ही हैं। सर वाइंड अप करना होगा, लेकिन महिला किसानों के लिए भी कुछ चलते चलते बताइए। हाँ, चूंकि इंक्लूसिवनेस की अगर हम बात करें तो ये पीएम किसान स्कीम उसका एक सर्वाधिक एग्जाम्पल है और इस योजना में लगभग 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। तो इसकी जो बेनिफिशियरी हैं 3 करोड़ से ज़्यादा हैं और ये यही नहीं, हम अगर पीबीटीजी की बात करें, अभी जो प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन योजना चलाया था तो उसके तहत भी, और हम लोगों ने इस बार जो है लगभग 6 लाख से अधिक पीबीटीजी जो फार्मर्स या फारे पट्टा होल्डर्स हैं उनको भी ये लाभ दिया गया है। तो ये समाज के हर वर्गों को टच करने का एक प्रयास है। ठीक है, तो बकौल मनोज जी, सरकार के पिटारे में बहुत कुछ है, बस समेटने के लिए तैयार रहिए और जुड़े रहिए डीडी किसान के साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, समय निकालने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डीडी किसान की कोशिश, सच के साथ की ये कोशिश कि हमेशा सच के साथ बने रहें और आपको बताते रहें, समझाते रहें कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हम कहते हैं बार बार कि हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं और सच को अपने साथ रखते हैं। देखते रहिए डीडी किसान। नमस्कार।